हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द क्रिस्टल क्लियर। दोस्तों, आप लोगों ने फिल्मों में प्रिजन एस्केप मूवीज तो देखी ही होंगी, लेकिन आज हम हकीकत पर मबनी एक प्रिजन एस्केप के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस एस्केप को दुनिया एल्केट्राज प्रिजन एस्केप के नाम से जानती है। ये प्रिजन एक छोटे से जजीरे पर 1934 में खोला गया, जो कि अमेरिका की तरफ से तैयार की जाने वाली सबसे टफ और सिक्योरिटी बेस्ड प्रिजन समझा जाता है। इस जेल में दुनिया के खतरनाक तरीन कैदियों को रखा जाता है। इन्हीं कैदियों में एक कैदी फ्रैंक मॉरिसन को भी 1960 में इसी जेल में लाया जाता है। उसके जेल में लाए जाने के बाद अगली ही सुबह उस जेल के वार्डन ने उसे अपने पास बुला लिया और वो फ्रैंक मॉरिसन से कहता है कि जब कोई इंसान जुर्म करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, और जब कोई इंसान जेल के कानून तोड़ता है तो उसे एल्केट्राज प्रिजन भेज दिया जाता है। दरअसल वार्डन ने उसे अपने पास बुलाकर ये सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि फ्रैंक मॉरिसन 13 साल से ही जराइम में मुलविस था और उसने अपनी ज़िंदगी के कई साल जेलों में गुजार दिए, और इसी दौरान वो कई बार जेलों से भागने की कोशिशें कर चुका है, और इसीलिए ही उसे इस जेल में लाया गया क्योंकि यहाँ से भागना नामुमकिन है। अगले दिन जब फ्रैंक की जेल में ड्यूटी लगाई जाती है कि वो कैदियों में किताबें तकसीम करे, लाइब्रेरी में एक और आदमी होता है जिसका नाम इंग्लिश है, जिसने 2 लोगों का खून किया होता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात फ्रैंक से हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक और इंग्लिश की काफ़ी बातें होती हैं, और अगले दिन जब ये दोनों जेल के ग्राउंड में होते हैं तो फ्रैंक इंग्लिश के पास जाता है और ये दोनों आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। इंग्लिश फ्रैंक से कहता है कि आज तक इस जेल से कोई भी भागने में कामयाब ना हो सका। वहाँ उन गार्ड्स को देखो, आमतौर पर एक गार्ड 7 कैदियों पर नज़र रखता है, लेकिन एल्केट्राज में सिर्फ एक गार्ड 3 कैदियों पर नज़र रखता है। और मान लो कि तुम इन दीवारों से बाहर भी निकल गए, लेकिन इस आइलैंड से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस समंदर को देखो, वहाँ से तुम्हें 1 मील तैर कर जाना होगा, तब ही तुम इस जगह से निकल पाओगे। लेकिन यहाँ की लहरें इतनी तेज़ हैं कि ये 1 मील के फासले को भी कई मीलों का बना देगी, और पानी इतना ठंडा कि तुम्हारे हाथ जम जाएंगे। इसके बाद फ्रैंक ने ठान ली कि वो किसी भी तरह इस जेल से भाग निकलेगा। एक रात फ्रैंक जब अपने सेल में होता है तो उसे एक कॉकरोच दिखाई देता है, जो कि एक छोटी सी जाली के पास बैठा होता है। और जब फ्रैंक उस जाली को ध्यान से देखता है तो वो क्या देखता है कि उसके आसपास जो दीवार होती है वो कच्ची हो चुकी है, क्योंकि उस जेल को बने कई साल हो चुके थे। अगले दिन फ्रैंक की मुलाकात 2 नए कैदियों से होती है। दरअसल फ्रैंक उन्हें पहले ही से जानता है। ये लोग पहले भी एक ही साथ एक जेल में रह चुके हैं, जिनके नाम क्लैरेंस एंजलिन और जॉन विलियम एंजलिन हैं, और ये दोनों ही कैदी भाई होते हैं। इस मुलाकात में फ्रैंक मॉरिसन उसके सेल के साथ वाले कैदी एलन वेस्ट को भी बुला लेता है, और वो उनसे कहता है कि मैंने यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है। और वो उन्हें बताता है कि उनके सेल्स के अंदर जो छोटी सी जाली है उसके इर्द गिर्द की सीलिंग कच्ची हो चुकी है, और साथ ही साथ उसकी जाली को भी जंग लग चुकी है, और वो आसानी से टूट जाएगी और हम इसे तोड़कर आसानी से ऊपर की तरफ चढ़कर भाग निकल सकते हैं। इसके बाद उन सब ने इस प्लान पर अमल दरामद करना शुरू किया। इस प्लान के लिए सबसे पहले उन्होंने डमी हेड्स यानी फेक हेड्स बनाए। ये चेहरे उन्होंने कंक्रीट, सोप और दूसरे मटेरियल से बनाए थे, जो कि ये कई अरसे से जमा कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस नकली सर पर इंसानी बाल भी लगा दिए थे, जो कि क्लैरेंस जमा करके लाया था, क्योंकि उसकी ड्यूटी जेल में दूसरे कैदियों के बाल काटना होता था। ये चेहरे उन्होंने इसलिए बनाए ताकि वो इन चेहरों को अपने बेड्स पर तकियों के ऊपर रखे, और जब गार्ड्स उन्हें देखें तो वो ये समझे कि ये लोग सो रहे हैं। 12 जून 1963 तकरीबन 7 बजे जब जेल के गार्ड्स कैदियों को उठाने उनके सेल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये चारों कैदी अभी तक सो रहे हैं। जब एक गार्ड फ्रैंक मॉरिसन के सेल के करीब आया तो उसके होश उड़ गए। ये फ्रैंक नहीं बल्कि एक नकली चेहरा था, जो कि उनके बेड से नीचे गिर गया। ये चारों कैदी उस वक्त तक ग्रिल्स वेंटिलेशन को तोड़कर बाहर निकल गए थे। ये कैदी कई अरसे से इस दीवार में सुराख कर रहे थे ताकि ग्रिल्स को खोला जा सके। इसके लिए उन्होंने चम्मच से मदद लिया। कई महीनों तक वो लोग इस दीवार को मुख्तलिफ चीज़ों से छुपाते रहे ताकि पता ना लगे कि ये लोग दीवार में सुराख कर रहे हैं।
لیکن ایلن ویسٹ دوستو ایلن ویسٹ گرلز کو توڑنے میں ناکام رہا اور وہ وہیں پر رہ گیا۔ اب ایلن کو چھوڑ کر باقی تینوں قیدی جیل کی چھت پر پہنچ گئے جہاں سیکیورٹی اتنی سخت نہ تھی اور رات کے 10 بج رہے تھے اور پھر وہاں سے بھاگ نکلے۔ لیکن اب ان کا مسئلہ سمندر عبور کرنا تھا جو اس جیل کے چاروں طرف موجود تھا اور اس کا انتظام بھی ان لوگوں نے پہلے ہی سے کر رکھا تھا۔ دراصل یہ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے اس پر کام کر رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے جیل کے ایک حصے کو اپنا ورک شاپ بنا لیا تھا جہاں وہ سیکریٹلی کام کرتے تھے۔ ان لوگوں نے 50 سے زیادہ رین کوٹس جمع کیے تھے اور اسے سوئی دھاگے سے جوڑ کر ایک بورڈ تیار کر لی تھی اور جس میں انہوں نے ہارمونیم کے ذریعے ہوا بھی بھر لی تھی۔ یہ ہارمونیم بھی انہوں نے جیل سے چرا لی تھی۔ اس سب پلان کا گارڈز کو ایلن ویسٹ نے بتایا تھا جو کہ اس پلان میں ناکام ہو گیا۔ اب یہ تینوں قیدی الکیٹراز پریزن کی سخت سیکیورٹی سے بچ کر فرار ہو گئے۔ اس کے بعد امریکہ کی پولیس اور ایف بی آئی نے مل کر ان تینوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ ڈھونڈ نہ سکے۔ ایف بی آئی کو سمندر کے ساحل پر ان قیدیوں کی بوٹ اور ان کے فیملی کی تصاویر بھی ملی اور وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ سمندر میں مر چکے ہیں کیونکہ کوئی کیوں اپنی فیملی کی تصویریں یوں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ مگر حیرت کی بات تب ہوئی جب انہوں نے ان کی لاشیں ڈھونڈنا شروع کی تو ان کی لاشیں نہ مل سکیں۔ سمندر کے اس حصے میں جو بھی ڈوبتا تو اس کی سمندر کے اوپر لاش آ جاتی مگر ان کے کیس میں ایسا نہ ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اینجلن بردرز کے بڑے بھائی نے مرتے وقت اپنے فیملی سے یہ کہا کہ یہ ان کے دونوں بھائی زندہ ہیں اور خیر خیریت سے ہیں۔ ایک اور دفعہ اینجلن کے بچپن کے دوست نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے انہیں برازیل کے بار شاپ پر دیکھا ہے۔ اس نے ان کی ایک تصویر بھی لی تھی۔ تیسرے قیدی فرینک موریس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی خبر سامنے نہ آ سکی اور آج تک ان تینوں قیدیوں کا صحیح طور پر پتہ نہ لگ سکا۔ اس کیس کو 15 سال تک انویسٹیگیٹ کیا گیا مگر کچھ نہ ملنے پر اس کیس کو کلوز کر دیا گیا۔ دوستوں آپ لوگ اس مسٹیریس سٹوری کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا اور دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا تو مت ہی بھولے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔